नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। हमारे द्वारा लगातार इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने बीटा एंड गामा फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी वास्ट भी है, तो इसको हम सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला आज का टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसको पहले हम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ओके, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि डेटा के कलेक्शन से संबंधित है, डेटा के क्लासिफिकेशन से संबंधित है, उसके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, उसके प्रेजेंटेशन से संबंधित है, उसके रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है, उसके एनालाइजेशन से संबंधित है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स टोटली डेटा पर डिपेंडेंट है। यानी कि जो आपके पास दोस्तों जो डेटा आता है उसका आप कितने वे में एनालाइज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, यही दोस्तों आपके स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में यही चीजें पढ़ी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है दोस्तों? ये आपकी एवरेज या आप एक तरीके से सेंट्रल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। किसी भी डेटा की या स्टैटिस्टिकल सीरीज की ये आपकी एवरेज और सेंट्रल वैल्यू कहलाती हैं, जो कि डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को बताती है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो आपकी एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, सो देयर आर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला होता है आपका अर्थमेटिक मीन, जिसको कि हम AM से कहते हैं। AM से दिख सकता है, मैं AM लिख ले रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, दूसरा होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? GM। तीसरा होता है हार्मोनिक मीन, यानी कि HM। ओके, और इसके बाद अगला होता है मीडियन। ओके, और फिफ्थ होता है मोड। ठीक, सो देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। इनके बारे में आज हम दोस्तों पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है आपको मैं मैथमेटिकली बता दूं। अगर हमारे पास x1 x2 से लेकर xn n वैल्यूज हैं ऑफ वेरिएबल x, ठीक है, देन अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ठीक है, x बार किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? आपको इन सारी वैल्यूज का सम करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n, यानी कि आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक, तो इसको दोस्तों हम इस तरह से दिखा सकते हैं 1/n समीशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n xi। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन सिंपली। ठीक, अब दोस्तों हो सकता है कि ये तो आपका है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का मतलब क्या है कि जब आपका डेटा सिर्फ रैंडमली लिख दिया गया है। ठीक, अब हमने सपोज करो इस डेटा को टेबल में लिख दिया, माना हमने यहां पर लिख दिया x और यहां पर हमने लिख दी इसकी फ्रीक्वेंसी f। ठीक, जैसे कि आपका 1 है तो वो आप माना 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक, ऐसी आपका 4 है वो आपका 5 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से इस डेटा को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइज डेटा। तो ये तो दोस्तों किसके लिए है? जब आपका डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है। अनऑर्गेनाइज डेटा के लिए इस तरह से हम मीन निकालते हैं। लेकिन अगर आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, यानी कि ऑर्गेनाइज डेटा दिया हो कि हर जो xi है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हो, तो उस केस में दोस्तों जो x बार है वो कितना हो जाएगा? उसकी वैल्यू होती है x1 f1 प्लस x2 f2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा? xn fn डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि ऑल फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक हो गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको कैपिटल N मान लूँ, ये बराबर अगर मैं कैपिटल N मान लूँ, तो कैपिटल N
समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई। ओके, तो ये होता है दोस्तों अर्थमेटिक मीन फॉर ऑर्गेनाइज डेटा, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये आपका किसके लिए है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला है आपका जो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज डेटा में। ठीक, अब इसके बाद एक और चीज जिसको हम बोलते हैं वेटेड मीन। कभी कभार आपको वेटेड मीन भी पूछा जा सकता है। अगर वेटेड का मतलब ये होता है, वेटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपकी इंपॉर्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये वेट से रिप्लेस हो जाएगी, तो उसको क्या बोला जाता है, वेट। ठीक है, या वेटेज मीन बोला जाता है। तो लेट सपोज करो W1 W से लेकर आपका WN आपके वेट असाइन कर दिए टू n वैल्यूज ऑफ x1 x2 से लेकर xn। ठीक है, तो जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होगा उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, ऐसे ही जैसे आपका क्या हो जाएगा, x1 W1 प्लस x2 W2 से लेकर आपका कहां तक जाएगा, xn WN डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, W1 प्लस W2 से लेकर आपका WN। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n WI XI अपॉन, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n, ठीक, WI। ठीक, ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक, वेटेज का आप समझ लीजिए कि वेटेज का मतलब क्या होता है कि कभी कभार जैसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है वेटेज अर्थमेटिक मीन में। तो जो आपके फूड के प्रोडक्ट होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस के अनुसार उनको वेटेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी जैसे जो सिंपली जो हम रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि आप प्याज लेते हैं या फिर आप चावल लेते हैं, तो उनको ऑफ कोर्स क्या दिया जाएगा, ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा ना। लेकिन जैसे लग्जरी चीज़ें हैं लाइक कि मतलब आप सिगरेट है, शराब है, तो ये ऐसी चीज़ें इनको कम वेटेज दिया जाएगा। तो ये आप समझिए कि वेटेज का मतलब क्या होता है। ठीक, यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों ये तो आपके हैं नॉर्मल फॉर्मूले। कभी कभार क्या होता है कि इनसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कभी कभार आपका डेटा क्या होता है, काफ़ी मतलब काफ़ी टिपिकल टाइप का होता है। ठीक, यानी कि काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज डेटा होता है। तो उस केस में अगर आप इन फॉर्मूलेस का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों वो इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है जिसमें हम एज्यूम मीन मेथड का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों xi माइनस ए। यानी कि आपने क्या किया, जैसे कि आपके पास कोई डेटा है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की वैल्यू है x1 x2 से लेकर xn, और ये काफ़ी लार्ज है। तो आप क्या करेंगे, इनके मिडिल में से ही कोई अपने मन से एज्यूम मीन मान लेंगे। तो इसको हम क्या मानेंगे, ए, और फिर आप क्या निकालेंगे, डी, यानी xi माइनस ए, यानी कि इससे ये कितना डेविएट है। ठीक है, आप निकालेंगे x1 माइनस ए, x2 माइनस ए से लेकर आप क्या निकालेंगे, xn माइनस ए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, डेविएशन। ठीक, यानी कि एज्यूम मीन से आपका डेटा कितना डेविएट है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको फ्रीक्वेंसी, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू डी आई, दैट इज नथिंग बट एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो डी की वैल्यू किसके बराबर है, इसके। ठीक, एंड देन आप क्या निकाल लेंगे यहाँ पर से, आप क्या निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर से, इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी समेशन। ठीक, तो समेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर आप इसका एवरेज निकालें तो 1/n हो जाएगा बोथ साइड, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, एफ आई डी आई बराबर 1/n। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, समेशन, देखिए क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई, ठीक, माइनस, देखिए समेशन चला जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा भाई समेशन एफ आई इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए तो आपका कांस्टेंट है, आई पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/n समेशन आई बराबर 1 से लेकर n एफ आई डी आई बराबर हो जाएगा 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस, देखिए ये वाला जो पार्ट है समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी का सम हमने क्या माना है, कैपिटल एन माना है। ठीक, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन, और फिर आप क्या करिए, इसको इधर ले जाइए। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए, अच्छा, और साथ में क्या है, 1/n भी दोस्तों क्या है, बाहर से, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि बाहर से क्या है, 1/n है। ठीक, तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 1/n
समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए। ठीक हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या निकालना है बताइए, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है दोस्तों, ये है आपका एक्स बार। ठीक है, यही तो आपका मीन होता है ना एक्स बार। तो एक्स बार माइनस ए बराबर आपका कितना आ गया, ये आ गया 1/n समेशन एफ आई डी आई। ठीक है, तो भाई एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई a प्लस 1/n समेशन एफ आई डी आई। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास जब डेटा इनअप्रोप्रिएट हो, काफ़ी मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो कि जैसा कि आपका क्वाइट टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग हो, तो उस केस में हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप एज इट इज़ याद करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये तो आपका दोस्तों क्या हो गया कि आपका ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जहाँ पर आपका मतलब कि क्लास इंटरवल दिए हुए रहते हैं, जैसे कि आपसे बोल दिया कि भाई 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, इस टाइप का आपका अगर और उसके सामने क्या दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, ठीक, यानी F1, F2, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोला जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे u, और u की वैल्यू होती है वो कितनी, xi माइनस ए अपॉन एच, यानी कि आपका इसमें ओरिजिन भी शिफ्ट होगा और स्केल भी आपका चेंज होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, स्केल में आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि आपका 1/h। h का मतलब क्या है दोस्तों कि जो इसके बीच का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h कितना है, 10 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो h है ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, तो इस केस में मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। x बार बराबर होता है a प्लस h इंटू 1/n समेशन एफ आई यू आई। तो इस केस में आपका दोस्तों ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे कि उस समय पे क्या था, एक्स आई बराबर क्या था, a प्लस 1/n समेशन एफ आई डी आई, ये आपका फॉर्मूला है जब आप सिर्फ ओरिजिन चेंज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। डेविएशन जब चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ चेंज इन ओरिजिन। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप ना सिर्फ ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, साथ साथ स्केल भी चेंज कर रहे हैं। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा भाई, एक्स बार बराबर a प्लस एच 1/n समेशन एफ आई यू आई। इस तरह से दोस्तों आप इसको करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कुछ। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ठीक, यानी कि अगर आप एक्स आई माइनस एक्स बार निकालें और उसका सम निकालें तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपने अभी तक हम क्या ले रहे थे, एक्स आई माइनस ए ले रहे थे, ठीक है ना, यानी कि डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन ले रहे थे। लेकिन अगर मैं इस एज्यूम मीन की जगह पर ओरिजिनल अर्थमेटिक मीन ले लूं तो इसका जो समेशन होता है फ्रॉम द वैल्यूज वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा भाई समेशन एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा भाई, समेशन एक्स बार। अब आपको पता है कि भाई जो समेशन एक्स आई होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एन एक्स बार के, और ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स बार है कांस्टेंट, तो ये समेशन खाली क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, तो एन एक्स बार, तो एन एक्स बार से एन एक्स बार कट गया, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसको समझ लीजिए कैसे हुआ। जैसे कि हम जानते हैं भाई एक्स बार बराबर क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन होता है, अभी हमने पढ़ा ना। तो भाई जो समेशन एक्स आई है वो क्या हो जाएगा, एन एक्स बार, यहाँ पर आपने इसकी जगह पे क्या रख दिया, एन एक्स बार, और क्योंकि एक्स बार तो आपका कांस्टेंट तो खाली समेशन बचेगा, तो समेशन का मतलब कितना हो गया, कैपिटल एन। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया आपका, यानी आपका क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है और इस पर बेस तो बहुत बार हमेशा क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो कि डिस्कस करनी बहुत आवश्यक हो जाती है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं आपका द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन अबाउट मीन। यानी कि अगर आपने दोस्तों जैसे कि सम ऑफ डेविएशन, यानी कि अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया, माना आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, खाली
डेविएशन ले रहे थे उसका सम कर रहे थे, ठीक है। अब मैं सपोज करो इसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो मिनिमम कब होगी, जब ये a बराबर क्या होगा, x बार होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल थ्योरम कहता है, ठीक। जैसे कि इसमें क्या था भाई, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, वो तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन ये आपसे कह रहा है कि भाई समेशन एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि आपने अब उसका स्क्वायर कर दिया, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये आपका मिनिमम तब होगा जब ये किसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, मीन के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका मिनिमम होगा जब ये किससे लिया जाता है, मीन से लिया जाता है। तो आपने क्या करना है भाई, फॉर मैक्सिमम मिनिमम आपने पता है, आपको पता है आप क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं ds बाई डी ए, यानी कि a के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये a है। अब मुझे प्रूफ करना है कि a की वैल्यू x बार के बराबर होगी। तो ट्वाइस क्या हो जाएगा भाई, समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस ए। आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। a के रिस्पेक्ट में आपने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है फॉर मैक्सिमम मिनिमा ये आपका क्या होना चाहिए, बराबर 0 के होना चाहिए। तो भाई यहाँ से हो जाएगा भाई समेशन आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n एक्स आई माइनस ए बराबर आपका क्या आ गया, 0, ठीक है। अब आप समेशन को अंदर ले जाइए, समेशन एक्स आई माइनस, अब आप समेशन ए तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आई के रिस्पेक्ट में, तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन ए, ठीक है। तो भाई यहाँ से a बराबर आपका क्या आ जाएगा भाई, 1/n समेशन एक्स आई। तो 1/n समेशन एक्स आई एक्चुअली क्या होता है, x बार होता है ना। तो अब अगर आप दोस्तों इसको अगर आप दोबारा से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई डी स्क्वायर के, तो आप देख सकते हैं कि भाई जो ds अपॉन डी ए स्क्वायर है वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर ये इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है और x की कौन सी वैल्यू है, a की कौन सी वैल्यू है दोस्तों, वो है x बार। तो a बराबर x बार पर ये आपका क्या है, मिनिमम है, ठीक है। यही तो आपको प्रूफ करना था ना। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन सकता है और हमेशा से बनता आया हुआ है, ठीक है। सो s इज मिनिमम व्हेन a बराबर क्या होता है, x बार, यानी कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन अबाउट मीन, ठीक। तो ये आपका दूसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये होता है मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज, यानी कि आपके पास अगर कई सारी सीरीज हैं और उनके मीन आपके पास है, यानी x1 x2 से लेकर xk बार आर द मीन ऑफ k सीरीज, जिनमें आपके n1 n2 से लेकर आपके nk एलिमेंट है, ठीक है। इस सीरीज में आपके n1 एलिमेंट है, इस सीरीज में n2 एलिमेंट है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, कंपोजिट मीन निकालना है। तो जो कंपोजिट मीन होगा वो यानी कि x बार, यानी इन सबका मीन क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार से लेकर आपका क्या हो जाएगा, nk xk बार डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भाई, टोटल, यानी कि n1 प्लस n2 से लेकर आपका क्या हो जाएगा, nk। सो दिस इज द मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज। ये भी आप ध्यान में रखना, काफ़ी सिंपल है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भाई ये अगर मीन है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सम आ जाएगा, है ना। ऐसे ही तो होता है भाई, ये आपका मीन है और ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब टोटल आपका एलिमेंट का सम आ जाएगा, ठीक। ये भी सम आएगा, ये भी सम आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यही तो आपका मीन होता है ना। तो भाई इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिट सीरीज का मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये आपकी हैं अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब पढ़ते हैं दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। इसके बाद अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है ज्योमेट्रिक मीन। देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इज अ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास अगर n ऑब्जर्वेशन है, उनका प्रोडक्ट करके अगर उनका nth रूट निकालिए तो फिर आपका क्या मिल जाएगा, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपके पास x1 x2 से लेकर xn आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ध्यान में रखना ये आपके सारे के सारे नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो नहीं हुए तो इनमें से एक भी जीरो हो गया तो भाई ज्योमेट्रिक मीन आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या होगा, सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, x1 x2 से लेके क्या हो जाएगा xn, एंड देन उसके बाद आप क्या कर देंगे, उनका nth रूट निकाल देंगे, यानी कि पावर 1/n कर देंगे, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, बोथ साइड अगर लॉग ले लूं तो भाई log g बराबर क्या हो जाएगा, भाई रूल क्या होता है, 1/n log x1
प्लस log x2 से लेकर कितना हो जाएगा log xn, ठीक है। और इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं 1/n समेशन i log xi, ऐसा लिख सकते हैं। i = 1 से लेकर n, मैं शॉर्ट के लिए लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समेशन करके बार बार इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई log g। तो भाई g बराबर आपका कितना आ गया, ये आ गया भाई एंटी लॉग, ये तो होगा एंटी लॉग, ठीक, 1/n समेशन log xi, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी दोस्तों आप g को निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो log g होता है, log g होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है log ऑफ xi का। ये भी तो आप कह सकते हैं भाई जो log ऑफ g है इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ log xi, ठीक। अब ये तो आपके लिए, ये किसके लिए था, फिर से मैंने आपको पहले बताया, ये है दोस्तों आपका कैसा डाटा, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि भाई आपका x1 x2 से लेकर xn ऑब्जर्वेशन है, हर किसी की फ्रीक्वेंसी दी होगी f1 f2 से लेकर fn। तो उस केस में क्या होगा, यानी कि जो x1 है वो f1 टाइम रिपीट हो रहा है, x2 f2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा जब इनका प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा भाई, x1 की पावर क्या आ जाएगा f1, इसी तरह से x2 की पावर f2 से लेकर क्या हो जाएगा भाई xn की पावर fn, ठीक है। और इसका कौन सा रूट निकालेंगे दोस्तों, टोटल आपका जो फ्रीक्वेंसी का सम है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, कैपिटल N, ठीक है। ध्यान में रखना है यहाँ पर जो N है वो आपका समेशन ऑफ fi है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका सम, यानी कि जो आपके पास टोटल डेटा है उसका सम का आप क्या निकालेंगे, उतना रूट निकालेंगे, यानी कैपिटल nth रूट निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ठीक। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो log g बराबर क्या हो जाएगा बताइए, मैं डायरेक्टली कर दूं, ये हो जाएगा 1/n समेशन i बराबर 1 से लेकर n fi log xi, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका g की वैल्यू है। अगर आप g निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एंटी लॉग 1/n समेशन fi log xi। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको आपने दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप आगे जब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनके प्रूफ तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन इनकी अप्रोच हो सकता है कि आपके काम आई। तो जो इंपॉर्टेंट अप्रोच है मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक। इसके बाद एक इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे हमारे पास है G1 एंड G2, ये आपकी दो ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ टू सीरीज जिसका साइज n1 और n2 है, ठीक। तो भाई अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज निकालना है, तो जैसे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था ना कंबाइंड वाला कंपोजिट सीरीज का, वैसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉग आ जाएगा। तो ध्यान में रखना जो log g है आपका क्या हो जाएगा भाई, n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, जब आप लॉग ले लेते हैं तो ये सिंपली आपका किसकी तरह काम कर रहा है, अर्थमेटिक मीन की तरह काम कर रहा है ना। तो आपको जब कंपोजिट सीरीज का अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जैसे एक आपके पास है G1 और G2, दो आपके ज्योमेट्रिक मीन है दो सीरीज के जिनमें एलिमेंट n1 और n2 है। तो आपने इसका कंपोजिट क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आप क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए। तो log g बराबर हो जाएगा n1 log g1 प्लस n2 log g2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना ये लॉग लेने पर। तो बस आप उस तरह से इसको फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो लॉग ले लेना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, वो आता है इसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। क्या होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन is a reciprocal of arithmetic mean of a reciprocal of given values, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन है, उसका अगर आपने हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो आपका रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दियर वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर x1 x2 से लेकर xn ये आपके पास नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन है, तो पहले आपको अगर इनका हार्मोनिक मीन निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इनके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो पहले आप इनका रेसिप्रोकल करिए, क्या हो जाएगा 1/x1 1/x2 से लेकर 1/xn, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं बताओ, समेशन 1/xi, यही तो होगा 1/n, ये इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थमेटिक मीन। अब आप दोस्तों जब इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/1/n
समेशन 1/xi। ठीक है, यही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका हार्मोनिक मीन कहलाता है। अच्छे से समझ में आया? क्या करना है, पहले आपको इनका रेसिप्रोकल निकाल देना है जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, और फिर उसका क्या लेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे। अरिथमेटिक मीन कैसे लेते हैं दोस्तों, 1/x1 + 1/x2 से लेकर क्या हो जाएगा 1/xn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या कर देंगे, जो अरिथमेटिक मीन है उसका भी आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो वही आपका क्या बन जाएगा, हार्मोनिक मीन बन जाएगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको x1 x2 से लेकर xn है और इसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपने पहले आप क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेंगे, x1 x2 से लेके आपका क्या हो जाएगा xn, और फिर आप क्या करेंगे f1 x1 f2 x2, है ना, ये fn xn, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इनका सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, समेशन fi xi अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, सारी फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये तो आपका आ गया अर्थमेटिक मीन, लेकिन आपको क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक, fi अपॉन xi। ठीक, तो ये होता है दोस्तों ग्रुप्ड डेटा के लिए, यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी दी हुई रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आई होप कि ये जो 3 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है मीडियन। मीडियन क्या होता है, ठीक है, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये दोस्तों आपका वो वेरिएबल होता है या वैल्यू ऑफ वो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, मतलब किसी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करती है वही क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। सो मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। इट इज द वैल्यू सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव इट इज इक्वल टू द नंबर ऑब्जर्वेशन बिलो इट। ठीक है, इसके ऊपर भी उतने ऑब्जर्वेशन रहेंगे, नीचे भी उतने ऑब्जर्वेशन रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले जब आपके ऑब्जर्वेशन अनऑर्गेनाइज्ड है, तो यानी कि आपके पास इस तरह से ऑब्जर्वेशन है, तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे मीडियन, यानी कि आपके पास x1 x2 से लेकर xn है, और लेट अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, ठीक है, यानी कि जैसे ऑड का मतलब समझते हैं ना, जैसे 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो उस केस में आप क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, क्या काम रहेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास माना 9 ऑब्जर्वेशन है, तो आप 9+1/2th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, वही दोस्तों क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑड के केस में। अब इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 और n/2+1th ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे ये जो आपका मीडियन निकालने का तरीका है, ये उस केस में है जब आपका डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, नहीं यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, बस आपका रॉ डेटा है। अब आपको क्या करना है, उसको पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसमें डायरेक्टली आप n/2th टर्म और n/2+1th टर्म निकालेंगे, अगर उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है। तो जैसे माना अगर इसमें 10 ऑब्जर्वेशन है, तो आप क्या करेंगे, 10/2 और 10/2+1th टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको 5th और 6th टर्म निकालना पड़ेगा। अभी खेल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। 5th और 6th टर्म निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, तो वही दोस्तों क्या कहलाएगा, आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सिंपल है, जब आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, जैसे कैसे भी हो सकता है, जैसे आपको दे दिया भाई 1 2 6 1 ऐसा करके दे दिया, 3 ऐसे करके वैल्यू दे दी। ठीक है, और उसके बाद आपसे क्या कह दिया कि भाई इसका मीडियन निकालो, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि भाई इवन नंबर ऑफ डेटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई n/2 और n/2+1 तो ऑब्जर्वेशन निकाल के उसका क्या करना पड़ेगा, मीन निकाल देना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब आपके पास दोस्तों डेटा हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, लेकिन कैसा, डिस्क्रीट।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रीट का मतलब है कि आपका एक ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, x2 है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, x3 है इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस केस में आप मीडियन को कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसको CF बोला जाता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चले जाते हैं। जैसे F1 हो गया तो अगला क्या हो जाएगा बताओ, F1 प्लस F2। इसमें अगला क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये ठीक है। इसी तरह से ये F4 होगा तो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इस तरह से दोस्तों हम इसको ऐड करते हुए चले जाते हैं। तो लास्ट में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, सारी फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि कैपिटल N, ठीक है। तो जो हमारा कैपिटल N आएगा दोस्तों, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आधा, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो कि जस्ट ग्रेटर देन n/2 होगी, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा n/2 की जो भी वैल्यू आएगी, उसकी जो उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं n/2 से जस्ट बड़ी है, माना n/2 हमारा 30 आता है और ये इससे जस्ट बड़ी है, माना है 35 है। तो इसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन होगा, इसके सामने का ऑब्जर्वेशन क्या है आपका, मान लेते हैं ये x4 है। तो यही दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। तो ये आपको मैं अभी सिर्फ मैथड बता रहा हूँ, इस पर बेस्ड जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें एक के बाद एक समझ में आती चली जाएंगी। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मीडियन कैसे निकालना है जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको दोस्तों जो तीसरा केस हो सकता है वो हो सकता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या होगा दोस्तों, इंटरवल दिए हुए होंगे, जैसे कि 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, ठीक है, और सामने क्या दी हुई, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, ठीक। तो इस केस में क्या करना है, ठीक, इस केस में कैसे निकालेंगे। इस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा कि भाई आप मीडियन को निकालने के लिए आप सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे इसमें, कि ये फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए होता क्या है फॉर्मूला, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, L प्लस n/2 माइनस F अपॉन स्मॉल f इंटू H, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस में जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको वही CF निकालना पड़ेगा जैसे कि हमने पहले निकाला, ठीक है। CF आप निकालते हुए चलेंगे, फिर आपका कैपिटल N आ जाएगा, ठीक। तो जब कैपिटल N का मैंने क्या बोला कि n/2 निकालेंगे, अब n/2 में आपको क्या करना पड़ेगा, CF जस्ट अबव, जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा कि जस्ट जो ऊपर वाला CF है, जैसे कि हमने यहाँ पर चुना था, यहाँ पर हमने क्या चुना था, इसको चुना था, ये वाला आया था, तो जस्ट इसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब ऐसा ही ये होगा कि जो हमारा जो जिससे जस्ट अबव वाला होगा, जैसे कि माना यही आया, चलो यही मान लेते हैं, ठीक, यही वाला जैसे हमारा आया था, तो इसके सामने का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरवल। अब यहाँ पर दोस्तों x1 x2 नहीं होगा, इस यहाँ पर क्या होगा, हमारे सामने एक इंटरवल होगा, ठीक है। इंटरवल जैसे मैंने बोला भाई 30 से लेके 40 आ गया, माना 30 से 40 वाला आपका इंटरवल है। तो इसमें ये आपकी दोस्तों क्या होगी, L, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये L है, जो हमारा जो ये L है, जैसे आपका 30 से लेके 40 आया, तो ये जो L है वो 30 है, ठीक है। इसके बाद n/2 तो आप समझ रहे हैं। अब ये माइनस F का मतलब क्या है, माइनस F का मतलब ये है कि दोस्तों जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये आपने ध्यान में रखना है कि जो हमने जो यहाँ पर जो ये फ्रिक्वेंसी है, इससे जस्ट अबव वाली फ्रिक्वेंसी इसको लेना है, ठीक है। यानी कि आपकी जो CF है वो आपकी जो क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो CF है, इसको आपने लेना है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका जो कैपिटल F है, देखिए हमारी जो 35 वाली, हमारी 35 वाली है, इससे जस्ट ऊपर वाली जो आपकी CF आएगी, ठीक है, उसको आपने लेना है, ठीक। और यहाँ पर जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जो ये वाली स्मॉल फ्रिक्वेंसी है, वो आपकी क्या है, वो ये वाली फ्रिक्वेंसी है, यानी कि कैपिटल F4 वाली फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी मीडियन क्लास के जस्ट सामने वाली फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना, क्या क्या जो इसमें टर्म हमने यूज़ किए हैं। एक तो क्या है L प्लस, मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला, n/2 माइनस F अपॉन स्मॉल f इंटू H, ठीक है, ये हमने रखा है। तो भाई L क्या है, L आपका है जो ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, प्लस n/2 तो आप समझ ही रहे होंगे कि आपने टोटल जो आपका फ्रिक्वेंसी का जो सम आएगा उसका आधा कर दिया, माइनस F क्या है, जो आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चुनी उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है, CF ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी,
CF, लेकिन वो CF ही होगी, F1 F2 F3 F4 वाली चुनी, इससे जस्ट ऊपर वाली, ठीक है, अपॉन स्मॉल f यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी मीडियन क्लास और इसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी ये वाली, ठीक है, इनटू h का मतलब जो इनके बीच का गैप है, ठीक है, 30 से 40 के बीच का गैप कितना है, 10 का, तो इनटू h। तो ये फॉर्मूला आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, और इसी तरह से दोस्तों हमें फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा, और इस पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको उस समय पर बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल इसको आप एज इट इज़ याद करो, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल। देखिए क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। देखिए क्वार्टाइल का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमने बोला मीडियन, मीडियन क्या करता है, किसी डेटा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसी तरह से दोस्तों जो क्वार्टाइल होता है वो डेटा को 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है, और आपका डेसाइल है वो 10 बराबर भागों में डिवाइड करता है। परसेंटाइल क्या करता है, 100 बराबर भागों में डिवाइड करता है। जैसे मीडियन है, ये आपका मीडियन है, ये डेटा है, तो ये आपका दोस्तों मीडियन है। मीडियन ने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपका जो दोस्तों जो डेसाइल होगा, डेसाइल क्या करेगा, उसको क्या करेगा, 4 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो Q1 Q2 Q3 आप समझ रहे हैं। तो Q1 Q2 Q3 ये इसने क्या किया, 1 2 3 4 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो भाई जो Q2 है वो एक्चुअली क्या है, वो मिडिल का टर्म है, तो जो Q2 होता है वही क्या होता है, मीडियन होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइए, ठीक। अब आप बताइए, जैसे कि डेसाइल है, डेसाइल क्या करेगा दोस्तों, आपका 10 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो D1 D2 D3 D4 है ना, ऐसे करके कहाँ तक आएगा दोस्तों, D9 तक आएगा, है ना, इस तरह से। तो जो यहाँ पर इसका D3 D4 जो D5 होगा वो दोस्तों क्या करेगा, वो Q2 के बराबर होगा, ठीक है। जो D5 है वो Q2 के बराबर होगा, Q2 किसके बराबर होगा, मीडियन के बराबर होगा, ऐसे, ठीक। इसी तरह से जो परसेंटाइल है वो क्या करता है, इसको 100 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। P1 P2 P3 से लेकर कहां तक निकलेगा, P99 तक निकलेगा। जो P50 होगा वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, वो होगा D5 के। तो देखिए यहां से क्या रिलेशन आया, रिलेशन आया कि जो P50 होता है वो D5 के बराबर होता है, D5 Q2 के बराबर होता है, और ये सब किसके बराबर होते हैं, मीडियन के बराबर होते हैं। तो ऐसे करके भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आप बताइए सिंपली फॉर्मूला कैसे निकलेगा। जब आप देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था L + n/2 - f अपॉन स्मॉल f इंटू h, ये था। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, आपको निकालना है, मान लेते हैं आपको निकालना है Q1, ठीक है। Q1 क्या है, जो 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो 4 बराबर भागों में अगर ये डिवाइड कर रहा है 1 2 3 4, तो ये आपका क्या है, पहला पार्ट है, ठीक है, यानी 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 - f, है ना, अपॉन f इंटू h, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक। अब देखिए इसके बाद मुझे क्या निकालना है, Q2। Q2 का मतलब क्या है, दूसरा भाग 4 भागों में से। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 2 n/4 - f अपॉन स्मॉल f इंटू h, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये n/2 यानी यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए जो Q2 होता है वो मीडियन के बराबर होता है, ठीक है। अब आप बताइए Q3 क्या होगा, Q3 होगा तीसरा भाग यानी कि 3/4, समझ रहे हैं, ऑफ f इंटू h, ठीक। अब आप निकालिए, देखिए सब अब निकालते हैं डेसाइल का। डेसाइल का मतलब क्या है, आपने 10 भागों में से पहला भाग लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/10 n, ये, ठीक है, अपॉन f इंटू h। ऐसे करके आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब आप बताइए D2 क्या होगा, D2 होगा दूसरा भाग 2/10 इंटू n माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू h, ठीक है। अब आप बताइए D5 क्या होगा, D5 होगा L यानी कि 5वां पार्ट 10 पार्टों में से, ये, ठीक है। अब ये जो बनेगा 5/2 यानी कि n/2, ये फिर से किसका फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों, ये मीडियन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसीलिए जो D5 होता है वो मीडियन के बराबर होता है। अब आप बताइए परसेंटाइल का निकालिए, P1 यानी कि 100 पार्ट में से पहला पार्ट, तो क्या हो जाएगा भाई, L + 1/100 n माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h, ये, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अगर मुझे निकालना है P50, तो क्या हो जाएगा भाई, L + 1/मतलब 50/100, 50/100 ऑफ कोर्स क्या होगा बताइए, n/2 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली किसके बराबर होगा, मीडियन के बराबर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके रिलेशन है परसेंटाइल,
क्वार्टाइल, डेसाइल और मीडियन के, तो ये आपके रिलेशन आते हैं एग्जाम में और आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपको दोस्तों ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके हो गए परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मोड। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मोड। मोड का मतलब क्या होता है? मोड या मोडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मोड का मतलब है आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं चलन टाइप का, कि यानी कि ये वैल्यू ज़्यादातर चलन में है। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये टी शर्ट ज़्यादा चलन पर है, तो मोड का मतलब ये है कि जो डेटा आपका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे कि आपके पास अनऑर्गेनाइज डेटा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस सबकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी देख के आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर वेरिएबल की दिख रही है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। तो एक डेटा है उसमें एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई सारे जो वेरिएबल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या करें? आपस में क्लास करें। यानी कि एक x1 ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी माना f1 है, मान लेते हैं वो 5 है। ऐसी एक माना x4 ऑब्जर्वेशन हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 हो सकती है। तो यानी कि जो डेटा है वो बाई मॉडल भी हो सकता है, उसमें एक से ज़्यादा मोड एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो मोड होता है वो हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग की मदद से करते हैं। अभी मेथड ऑफ ग्रुपिंग आपको बताऊंगा नहीं, आगे अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप देख लीजिए कि अगर आपके पास ग्रुप्ड या फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें कैसे करेंगे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेना कि जिसमें क्लास इंटरवल दिया होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, ऐसा आपको दिया हुआ है। और आपने क्या करना है? मान लेते हैं इसका मोड निकालना है। आपको क्या दी हुई है? x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x1, x2, सॉरी x नहीं, मतलब आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है f1, f2 से लेकर आपका f3, f4, ठीक। तो आपको क्या करना है? इसका मोड निकालना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करेंगे? मोड को कैसे निकालेंगे इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चुननी पड़ेगी, जो भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, और वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, वो उसके सामने वाली क्लास होगी, वही क्या होगी? मॉडल क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ f3 है। F3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब इनमें से सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाली क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। जैसे हम मीडियन क्लास चुन लेते हैं, ऐसी इसमें क्या होगी? मॉडल क्लास होगी। तो इसमें जब हम मोड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस, देखिए, F माइनस F1 अपॉन ट्वाइस ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मोड निकालने के लिए। क्या होता है? L प्लस F माइनस F1 अपॉन ट्वाइस F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। बहुत सिंपल है, इसको आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। F का मतलब क्या है? कि जो आपकी ये हमने चुना, ये आपका F है, ठीक है। ये हो गया आपका F, मान लेते हैं इसको F, ठीक है। इसके बाद L ऑफ कोर्स क्या होगा? जो ये वाली वैल्यू है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और F माइनस F1, F1 का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि ये आपकी जो है इससे ऊपर वाले की, ये इसको क्या मानेंगे? F1। इससे नीचे वाले को आप क्या मानेंगे? F2, ठीक है, ये F2, ठीक। तो ये वाली आपकी मॉडल क्लास है, ये F है, ये ऊपर वाली क्या होती है? F1, नीचे वाली होती है F2, और H का मतलब क्या हो गया? विड्थ हो गया, जो इनके बीच की विड्थ है, ठीक। तो बस ये आपका फॉर्मूला हो गया L प्लस F, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F माइनस फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि F1, F2 इंटू H। तो ये आपका दोस्तों क्या है? फॉर्मूला है मोड निकालने का, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आज हम क्वेश्चंस तो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि काफ़ी ये लंबी क्लास हो गई है, लेकिन कल हम आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।